हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपनी 10 की सीरीज जो कि हम नवोदय पीईटी 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, उस सीरीज में अपने आज के सेक्शन में हम बात करेंगे 6th पार्ट, यानी अगले 10 क्वेश्चन को हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ लिटिल इंट्रो ऑफ मी। आई एम शाल्वी कटियार। I had qualified NET in 2019, selected in NVS Physical Education, selected in UPTGT with 7th rank, selected in DSSB PET, also qualified NET GRF in 2022. So जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो among the following dash are the agents of the most communicable diseases। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी बहुत बार ये बात कर चुके हैं कि आपको वहां पर हेल्थ एजुकेशन और डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनवीएस या फिर केवीएस की बात कर रहे हैं, ये जो है ये आपके हेल्थ एजुकेशन वाले पोर्शन से ही बिलोंग करता है। और हेल्थ एजुकेशन में जो चीजें आती हैं वो आपकी हेल्थ और डिजीजेस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अमंग द फॉलोइंग दिस आर द एजेंट्स ऑफ मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज। तो जो भी डिजीज कम्युनिकेबल होती हैं उनके लिए कौन सी चीजें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें डिजीजेस के बारे में थोड़ी सी, क्यों डिजीज जो है वो होती क्या है? सो इट इज अ स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस बाय द बॉडी व्हेन वन और मोर ऑफ द कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी आर नॉट फंक्शनिंग नॉर्मली। यानी जब बॉडी के कुछ सिस्टम या कंट्रोल जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस स्टेट को हम डिजीज कहते हैं। डिस ईज का मतलब है कि आपका जो ईज है वो डिस्टर्ब हो जाना, दैट मीन्स डिजीज। डिजीज का क्लासिफिकेशन दो तरह से होता है। एक होते हैं कॉन्जेनाइटल, जो कि बर्थ के साथ ही आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीज, जो आपकी बर्थ के बाद डेवलप होते हैं। उसके क्लासिफिकेशन में आता है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब किसी भी तरह का वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए जो कम्युनिकेबल डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसके लिए किसी भी तरह की ऐसी चीजें रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के एग्जांपल्स में आता है आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज। इन सब चीजों के लिए किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है तो भी आप क्वेश्चन का एक स्मार्ट गेस कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस हु अमंग द फॉलोइंग वन द फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल फॉर इंडिया। सो ये जो सेक्शन है ये आपको अगर टॉपिक की बात करें तो आएगा ओलंपिक इन इंडिया, या फिर इंडिया में जो भी ओलंपिक्स के मेडलिस्ट हैं उसमें सबसे पहला मेडल कब आया, फीमेल का पहला मेडल कब आया, इंडिविजुअल पहला मेडल कब आया, हॉकी में कितने मेडल्स इंडिया में आए, कंसेक्यूटिव कितने मेडल्स आए, टोटल कितने मेडल्स आए। ये सारी चीजें जो है वो आपको पढ़नी है। यहाँ जो इसका आंसर है वो है केडी जादव, जो कि 1952 हेलेंस की, जितनी भी बार मैं बात करूंगी ओलंपिक के ईयर की, वेन्यू होना मैंडेटरी है। वहां पर उनका ब्रॉन्ज मेडल था, सबसे पहला मेडल इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि था रेसलिंग में। सो जो ये चीज है ये आपको लिखनी है कि किस पर्टिकुलर इवेंट में था, कौन सा मेडल था और किस ओलंपिक में था। सो सबसे पहला मेडल जो है वो आया था केडी जादव का, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केडी जादव जो हैं दोनों का ब्रॉन्ज मेडल आया था 1952 हेलेंस की ओलंपिक में। उसके बाद अगर हम लिएंडर पेस की बात करें, जो कि एक लॉन टेनिस प्लेयर है, उनका 1996 एटलांटा में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और 1952 के बाद नेक्स्ट जो इंडिविजुअल मेडल था वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था। फिर हम बात करेंगे कर्णम मल्लेश्वरी की। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने किसी भी तरह का ओलंपिक मेडल जीता, जो था वेट लिफ्टिंग में। सो वेट लिफ्टिंग में सबसे पहली लेडी थी जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, और उनका जो इवेंट था वो वेट लिफ्टिंग था। जो मेडल था वो ब्रॉन्ज था। 2000 का ओलंपिक जो है वो हुआ था सिडनी में। तो इस तरह से आपको सारी चीजें उसके बारे में लिखनी है। फिर राजवर्धन सिंह राठौर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था शूटिंग इवेंट में 2004 समर ओलंपिक में। अब 2004 का ओलंपिक कहाँ हुआ था ये कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, पर्सनल हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, व्हिच ऑफ दीज फैक्टर्स इज अनकंट्रोलेबल। तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं, हम अगर रिसर्च की बात करें तो वहां भी हम दो तरह के फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक कंट्रोलेबल एक अनकंट्रोलेबल। उनके लिए एक दूसरा नाम भी दिया जाता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के जो टास्क है ड्यूरिंग द वीडियो, वो आपको
एक्टिव रखते हैं और कहीं ना कहीं जो है आपको और भी चीजें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सो इस तरह की जो चीजें हैं अगर आपसे पूछी जा रही है तो कोशिश करिए कि आप उसके बारे में सोचें, नहीं तो उसके बारे में ढूंढें। सो यहाँ जो क्वेश्चन है दैट इज फिटनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एज, पर्सनल हैबिट्स, एक्सरसाइज एंड एटीट्यूड। इनमें से कौन सी चीज है जो अनकंट्रोलेबल है? सो एज एक ऐसा फैक्टर है जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फेयरनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट आर 4 की वर्च्यूज ऑफ। तो ये है स्पोर्ट्स एथिक्स की वर्च्यू। स्पोर्ट्स एथिक्स में आती है आपकी स्पोर्ट्समैनशिप और सारी जो भी आपकी मोरल वैल्यूज हैं वो स्पोर्ट्स एथिक्स में आती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द गेम वॉलीबॉल? इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड मिंटोनेट। तो वॉलीबॉल को जो है जब उन्होंने इन्वेंट किया था, जिन्होंने भी, अगर आंसर पता है तो बिल्कुल आंसर करिए, तो उस समय इसका नाम मिंटोनेट था। अभी इसे वॉलीबॉल के नाम से जाना जाता है जिसे विलियम जी मॉर्गन ने इन्वेंट किया था। अगर हम वॉलीबॉल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी और चीजें जाने तो वॉलीबॉल जो है 1895 में विलियम जी मॉर्गन द्वारा इन्वेंट किया गया था। ये जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स बना 1964 ओलंपिक्स में। तब मेन एंड वीमेन दोनों को एक साथ ही इंक्लूड किया गया था ओलंपिक में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसके साथ इसकी जो फेडरेशन है FIVB, वो फाउंड हुई थी 1947 में। ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है while warming up if the body's core temperature increases by 1 degree Celsius then the basal metabolic rate will be increased by। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई है या फिर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का बहुत ही हैवी क्वेश्चन है अगर कहा जाए। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर बीएमआर के बारे में बात हो रही जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर बॉडी का कोर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना बढ़ जाता है? इसका जो आंसर है वो यहाँ पे 14% है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं बीएमआर है क्या। सो बीएमआर क्या होता है कि आपका जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है पर डे बाय द बॉडी एट रेस्ट और बेसल लेवल, उसे हम कहते हैं बीएमआर। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है। तो आप जब कुछ भी ना कर रहे हो, रेस्ट में हो, तो भी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एनर्जी यूज करती है। उस एनर्जी एक्सपेंडिचर के मेजर को हम बीएमआर कहते हैं। अब ये जो है आप कहीं से ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर मिलेंगे। ये है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन से, जहां पर ये चीज लिखी गई है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी कोर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका मेटाबॉलिक रेट जो है 10 से 13% इंक्रीज होता है। तो यहाँ से ये बात अगर हम देखें तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही होगा वो 14% होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजुअली आपको बहुत नॉर्मली नहीं मिल पाते। बट हाँ, अगर आप बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये चीजें मिलेंगी और इन पे बेस्ड बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो बायोकेमिस्ट्री की बुक्स होती हैं, वहां पे चीजें मेंशन होती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ सिंगल मैच द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ टेनिस कोर्ट मस्ट बी। टेनिस का ये तीसरा क्वेश्चन है जहां तक मुझे लगता है लॉन टेनिस का, इसलिए लॉन टेनिस आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मिस मत करिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं। आंसर पता है तो टिक करिए, आगे हम इसको और अच्छे से समझते हैं। टेनिस कोर्ट का डायमेंशन, सो ये आपका टेनिस कोर्ट है। टेनिस कोर्ट का जो डायमेंशन है वो 78 फीट लंबाई है, सिंगल्स के लिए 27 फीट और डबल के लिए 36 फीट इसकी चौड़ाई होती है। इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 78/27, क्योंकि क्वेश्चन में सिंगल मैच पूछा गया है। साथ ही और भी चीजें जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसकी जो नेट है, यानी यहाँ पर जो बीच में नेट यूज होती है, उस नेट की हाइट कितनी है, वो 3 फीट होती है। ये 3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके टेनिस कोर्ट के डायमेंशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द रेस्टिंग कंडीशन द अमाउंट ऑफ एयर दैट एंटर्स एंड लीव्स द लंग इन ईच ब्रेथ इज अबाउट। यानी जब आप नॉर्मली सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। इसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। पिछली बार DSSB में भी ये क्वेश्चन आया था कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जब आप नॉर्मली अमाउंट ऑफ एयर जितनी भी इनहेल और एक्सहेल करते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml पर ब्रेथ। बात करें आपका ब्रेथ रेट कितना होता है, इसके लिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है, बट जो ब्रेथ रेट है वो आपका है 12 से 16 ब्रेथ्स पर मिनट।
कभी भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो जो इसके क्लोज वैल्यू है वही आपको टिक करनी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए पेनाल्टी कॉर्नर इन अ फील्ड हॉकी हाउ मेनी डिफेंडर्स इंक्लूडिंग द गोलकीपर शैल स्टैंड बिहाइंड देयर गोल लाइन। सो जो आंसर है वो है 5। इसको थोड़ा डायग्राम से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि ये रहा आपका गोलकीपर और यहाँ पर 4 और प्लेयर है, यानी टोटल 5 प्लेयर्स जो हैं गोल लाइन के पीछे खड़े होते हैं ड्यूरिंग दिस पेनाल्टी शॉट। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म लिब्रो इज एसोसिएटेड विद विच गेम। बहुत आसान सा आंसर है, सबको पता है वॉलीबॉल, लेकिन लिब्रो के बारे में कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं। सो व्हाट इज लिब्रो? लिब्रो एक ऐसा प्लेयर है हु सर्व्स एज अ डिफेंसिव स्पेशलिस्ट, मतलब वो डिफेंसिव ही खेलता है। वो जो है एक अलग कलर की जर्सी पहनता है जो कि बाकी प्लेयर से अलग होती है। ही इज नॉट अलाउड टू सर्व और रोटेट टू अ फ्रंट लाइन। जब रोटेशन होता है सर्विस के भी टाइम, वो ना तो उसे सर्विस दी जाती है और ना ही वो रोटेशन के टाइम आगे वाली उसमें आ सकता है। साथ ही वो ब्लॉक नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता अगर बॉल जो है नेट के हाइट से ऊपर है। फिर जो लिब्रो है वो कभी भी बाहर अंदर कर सकता है बिना ऑफिशियल से पूछे। लिब्रो पहली बार ओलंपिक 2000 कहाँ हुआ था, वेन्यू साथ में तुरंत कमेंट सेक्शन में डालिए। 2000 ओलंपिक में लिब्रो इंट्रोड्यूस किया गया था वॉलीबॉल में। सो ये जो चीजें हैं ये लिब्रो के बारे में इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। आई होप आपके लिए इतनी सारी चीजें यूजफुल होंगी। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस की। टिल दैट कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।